हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज है 1 जून और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था एक हफ्ते पहले जब एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी यूपी आरओ 2023 की स्ट्रैटेजी पे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सीटें कब तक होंगी और कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, और साथ ही साथ क्या उसकी पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आप 3 से 4 महीने में प्रीलिम्स और मेंस की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। उसमें कौन सी बेस्ट बुक हमें पढ़नी है, किस तरीके से हमें टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से हैंड रिटन नोट्स के यूज करने हैं, कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, कौन कौन से उसमें हमारे बुकें होंगी इंपॉर्टेंट जिससे हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। तो इन सभी के बारे में एक हफ्ते पहले ही लगभग मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि इस पूरे यूपी आरओ 2023 की स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कैसे रेगुलर क्लासेस चलेंगी, इन सभी चीज़ों को आप समझ लेंगे। उस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो आज है 1 जून और 1 जून से हमारी इसकी क्लास शुरू होनी है यूपी आरओ 2023 की। और आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से बेस्ड होगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे बेस्ड, क्योंकि यूपी आरओ का जो मेंस होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जिस तरीके से प्रीलिम्स होता है। बस प्रीलिम्स में थोड़े से नॉर्मल फैक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं थोड़े, लेकिन मेंस में क्या होता है थोड़ा डीप एनालिसिस करके प्रश्नों को बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग एक साथ तैयारी करेंगे जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके। और जो किताबें वगैरह मैंने स्ट्रेटजी की जो वीडियो थी उसमें जो बताई है, घटना चक्र की उपयोगिता बताई है, ये सभी चीज़ें आपको रेगुलर फॉलो करनी है जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप लोग रेगुलर जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से 3 से 4 महीने अगर कंटिन्यूअस जो है कि आप अगर क्लास को कर लेते हैं, प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं गाइडेंस के साथ, तो आप लोगों का नो डाउट जो है कि पूरी तरीके से फोकस अच्छा होगा और सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी चलती रहेगी। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली अपडेट्स दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 1 से 2 दिन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बेस पे भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करंट अफेयर्स की सीरीज भी शुरू करेंगे। हो सकता है 2 से 3 दिन में हम लोग उसे शुरू कर दें, जो आरओ के लिए बेस्ड होगी, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट भी रहेगी। और चलिए, मैं शरद यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए बैच में, नए क्लास में। और एक जानकारी और कि ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसमें कोई भी आपका कोई चार्ज नहीं है किसी पीडीएफ के लिए या किसी भी क्लासेस के लिए, कोई अलग से बैच नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पे डेडिकेटेड किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पूरी अच्छे से तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट से। तो ये है आपके सामने नोट्स, और आप देखेंगे यहाँ नोट्स में हेडिंग लिखी हुई है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। यानी ये जो हम हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है, पहले पाषाण युग पढ़ते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू करते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं। ये सभी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम इस नोट्स में भी बढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रश्न बार बार प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इतिहास क्या है। भाई, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यही इतिहास का पुनर्निर्माण करना होता है। यानी आप अगर कोई चीज़ आज देख रहे हो, कोई समस्या आज देख रहे हो, उस समस्या का समाधान अपने इतिहास में खोजिए कि इतिहास में जो लोग रहते थे ऐतिहासिक रूप से, उनके सामने भी तो ये समस्याएं आती थी, चाहे वो पर्यावरण की हो या फिर जो है कि दुर्घटनाग्रस्त हो या स्वास्थ्य की लेकर हो, किसी भी तरह की उसकी समस्या का समाधान वो लोग कैसे निकालते थे। इसीलिए तो हमें अपने अतीत को देखना पड़ता है, अपने इतिहास को देखना पड़ता है, और उसकी पद्धति पर, उसकी जीवन शैली पर हमें गौरव महसूस होता है कि इतने सीमित संसाधनों में हमारे अतीत के लोग, हमारे पूर्वज लोग किस तरीके से अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से जीते थे, और हम उन संसाधनों का, उन जो है कि उपकरणों का प्रयोग करके आगे, या उन दिशा निर्देशों का, उन विचारों का प्रयोग करके कैसे अपने जीवन को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाए। यही हमारा इतिहास होता है और यही हमारे इतिहास की उपयोगिता होती है। तो सबसे पहले हमें उसमें जानना चाहिए, हम लोग सीधे आपके पाषाण युग से शुरू ना करके पहले हिस्ट्री को जानने के लिए जो भी आपके स्रोत होते हैं, इतिहास की जानकारी के जो स्रोत होते हैं, उन पर हम लोग स्टडी करेंगे।
तो शुरू करते हैं हम लोग इतिहास के जानकारी के स्रोत। जो पूरे स्रोत हम लोग पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे, उसको हम लोग एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे यहाँ पे छोटे में देख लेंगे कि कौन कौन से मेन पुस्तकें हैं, मेन धार्मिक स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, इनके बारे में हम समझेंगे पहले। तो देखिए, दो तरीके के स्रोत होते हैं। एक तो होता है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में क्या होते हैं? सामान्यतः एक ऐसे स्रोत आते हैं जिसमें अभिलेखों को शामिल किया जाता है, सिक्कों को, मूर्तियों को, मृदभांड, महल या किले और स्मारक या भवन। तो देखा जाए ये जो है कि ज़्यादा यथार्थ वाले होते हैं, अर्थात ये ज़्यादा वास्तविक होते हैं, क्योंकि इनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार किसी राजा के द्वारा अभिलेख लिख दिया गया है तो संभवतः यही होता है कि आगे वाले जितने भी राजा आ रहे होते हैं वो अपनी जानकारियां तो लिखते हैं, लेकिन सामान्यतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वास्तविक रूप में जो है कि स्रोत होते हैं, जो हमें इतिहास की असल सच्चाई बताते हैं, असल जानकारी देते हैं। इसीलिए आपसे कई सारे अभिलेखों के बारे में पूछा जाता है, मूर्तियों के बारे में पूछा जाता है, सिक्कों के बारे में पूछ लिया जाता है, महल और भवनों के बारे में पूछा जाता है। तो इनको जो है कि हम लोग वास्तविक स्रोत या हम कह सकते हैं कि सच बताने वाले स्रोत भी हम इस पे कह सकते हैं। लेकिन बात आती है, क्या साहित्यिक स्रोत नहीं बताते हमें सच? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहित्यिक स्रोत भी हमें सच बताते हैं, लेकिन समय के साथ क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जैसे इनके नए नए टीकाकार होते हैं, भाष्यकार होते हैं, जो इन पे पुस्तकें लिखते जाते हैं, तो उसमें समय और काल की परिस्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ जो वास्तविकता होती है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, थोड़ी जानकारी जो है कि धूमिल हो जाती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वेदों की अगर हम बात करें, तो आपने भी सुना है और आपने पढ़ा भी होगा किताबों में कि वेद जब ऋग्वैदिक या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद हैं वैदिक युग में इनको श्रुतियों पे आधारित थे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर जो है कि अपनी पीढ़ी को क्या करते थे, ज्ञान देते थे। जैसे पिता ने पुत्र से, मतलब पुत्र ने पिता से सीखा और पिता ने अपने पिता से सीखा था। तो ये केवल श्रुतियों पे आधारित है, यानी कि सुनकर सीखने वाली चीज़ें थी। लेकिन जब एक समय आया वैदिक युग के बाद, जब इनको क्या किया गया कि लिखने की बात आई कि अब भाई जितने भी वेद हमारे हो गए इनको लिख लिया जाए, एक जगह संकलित कर लिया जाए। तो पुराने ज़माने की जो बातों को लिखना था उसमें कहीं ना कहीं समय के साथ परिवर्तन देखने को मिला। कुछ चीज़ें जो है कि धूमिल हो गई, वास्तविकताओं से थोड़ा परे हो गई। तो इसी तरीके से जितने भी साहित्यिक स्रोत हुए उनमें कहीं ना कहीं वास्तविकता का थोड़ा सा जो है कि अभाव देखने को मिलता है, और इसीलिए साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोतों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। आइए, साहित्यिक स्रोतों को भी अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के स्रोत होते हैं। एक होते हैं धार्मिक साहित्य, जो किसी न किसी पर्टिकुलर धर्म पे आधारित होते हैं या धार्मिक वाद विवाद पे आधारित होते हैं, धार्मिक विचारों पे आधारित होते हैं। लेकिन एक होते हैं आपके धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी धर्म पर फोकस न करके वहाँ के समाज की व्यवस्था की बात की जाती है, वहाँ के राजा के प्रशासन की बात की जाती है, वहाँ की दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की बात की जाती है, वहाँ के नगर और गांवों की स्थिति की बात की जाती है। तो इनको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। लेकिन कुछ साहित्य जिसमें देवी देवताओं की स्तुतियों की बात की जाती है, जिसमें किसी धर्म के जो है कि प्रचार की बात की जाती है, पूजा पद्धति की बात की जाती है, तो उन्हें हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य किसे कहते हैं और पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस में रख दिया जाता है। किसी पुस्तक की जानकारी ले ली जाती है, या किसी ग्रंथ की जानकारी ली जाती है, या किसी अभिलेखों की जानकारी ली जाती है। इसीलिए हम लोग इसको आगे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैं आपको समझाते चलूँ वैसे बस आपको समझना है, क्योंकि सबके हैंड राइटिंग जो नोट्स होते हैं या नोट्स बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई जो है कि पॉइंट वाइज बनाता है, कोई एरो के साथ बनाता है, कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। बस आपको समझना है और चीज़ों को याद करना है। अधिक से अधिक बार आप इस चीज़ को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे धार्मिक साहित्य में, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एक तो ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्मों, जिसमें शैव धर्म आते थे, पाशुपत धर्म आते थे, आजीवक संप्रदाय, ये सभी धर्मों के बारे में, यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय, इन सभी के बारे में बात होती थी। दूसरे नंबर पे मुख्यतः आते थे बौद्ध साहित्य, जो एक महाजनपद काल में नया धर्म पैदा हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी होगी। तीसरे जो है कि धर्म आएंगे जैन साहित्य। तो इन तीनों ही साहित्यों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसी विशेष धर्म को प्रमुख करते हैं, किसी विशेष धर्म को प्रचारित करते हैं। तो जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करें, या हम हिंदू धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म की बात करें, शैव धर्म की बात करेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे पुराण, वेद, उपनिषद, रामायण, आरण्यक, महाभारत।
तो ये ऐसा नहीं कि ब्राह्मण साहित्य केवल यहीं तक सीमित है, लेकिन मुख्यतः आपको वेद देखने को मिलेंगे। इन वेदों का अध्ययन हम अगली क्लास में जरूर आगे करेंगे, जिसमें चारों वेदों की बात करेंगे, उसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे, उपनिषद की भी बात करेंगे, आरण्यक होंगे, महाभारत होंगे, पुराण, रामायण, इन सभी को हम वैदिक साहित्य के रूप में देखते हैं। अब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लेगा कि वेद, उपनिषद, पुराण और दीपवंश, इन चारों में से कौन से ब्राह्मण साहित्य नहीं है? तो आपको क्या कहना होगा? बौद्ध जैन साहित्य जो है कि दीपवंश है, ब्राह्मण साहित्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को अलग किया जाएगा, मेंस में ऐसे प्रश्न पूछता है। फिर आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र, साथ ही साथ एक दे देगा दिव्यावदान, इनमें से पूछेगा कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है या कौन सा जो है कि जैन साहित्य नहीं है। तो आप कह दोगे दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है, बाकी सभी जैन साहित्य हैं। यह एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित, इन तीनों के साथ एक ऑप्शन जोड़ देगा दिव्यावदान, और आपसे पूछेगा कौन सा धर्मनिरपेक्ष साहित्य नहीं है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये सारे ही के स्रोत हैं, सारे के सारे धर्म से ओरिएंटेड हैं, लेकिन फोकस ये करना है कि ये तीनों किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी रचनाकार के द्वारा लिखे हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को इंडिकेट करते हैं, जबकि दिव्यावदान किसी एक पर्टिकुलर बौद्ध धर्म से संबंधित है, या आपका आचरांग सूत्र किसी एक जैन धर्म से संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य और धार्मिक साहित्य में कैसे अंतर करना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी। तो अब आप समझ रहे होगे कि जब किसी राजा के शासनकाल में या किसी प्रशासन में जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसको सामान्यतः हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? धर्मनिरपेक्ष साहित्य में रखते हैं। और जब कुछ साहित्य ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें धर्मों का प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, शैव धर्म हो, किसी भी प्रकार का धर्म हो, जब उनका प्रचार प्रसार किसी पुस्तक में किया जाता है तो उसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। देखिए बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पेशली जो लोग मेरे दोस्त ये बिगिनर हैं आर के लिए, जिन्होंने पहली बार एग्जाम देना है, जिन्हें पहली बार जीएस को समझना है। तो देखिए किताब से पढ़ना और नोट से पढ़ना बहुत अंतर होता है। किताब में आप जब पढ़ते हैं तो कहानी की तरह पढ़ते हैं, और कहानी में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और मेनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके नोट करते हैं। लेकिन जब नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को ही समझना होता है, प्रश्न के नेचर को समझना होता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हमें टैकल करना होता है। तो कहीं बाहर से नहीं आते, बस इन्हीं सभी तरीकों से आपको प्रश्न को सीखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो जैसे जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, त्रिपिटक। अब इनको याद रखिएगा कि ये बौद्ध साहित्य से संबंधित जो है कि साहित्य हैं, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पे अंतर ही पूछ लिया जाता है एक प्रीलिम्स के प्रश्न में कि कौन सा बौद्ध साहित्य है या कौन सा जैन साहित्य है। जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन और महावीर चरित्र और आचरांग सूत्र, ये जो मुख्य रूप से हैं जैन साहित्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये इतने ही हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से धार्मिक साहित्यों में आते हैं, जो किस में हो जाएंगे? जैन साहित्य में हो जाएंगे। तो ये आपको अंतर पता रहना चाहिए, कौन सा जैन साहित्य में आता है, कौन सा बौद्ध साहित्य में आता है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे किसकी? धर्मनिरपेक्ष साहित्य की। कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र, तो यहाँ पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित की बात करेंगे जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। और कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई या जो भी उन्होंने नाटक लिखे हैं, इन सभी के बारे में। कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगिणी जो कश्मीर के प्रशासन पर आधारित है, सीमित तरीके से इसमें जानकारी दी जाती है। संगम का साहित्य जो आपके दक्षिण भारत के संगम साहित्य की जानकारी देता है। वहीं विदेशी नागरिकों और यात्रियों का भी विवरण, जो विदेशी नागरिक भारत आते थे प्राचीन भारत में, उनके द्वारा कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे जाते थे, उनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी जाती थी भारतीय समाज पे, भारतीय प्रशासन पे, तो वहाँ से भी हम जानकारी को कलेक्ट करते हैं। जैसे चीनी यात्री की बात करेंगे तो फाहियान यहाँ पे थे, वेनसांग थे, इत्सिंग थी। इन लोगों ने, किसी ने सीयूकी लिखी, किसी ने फोकी लिखी। ये सब अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, और उस यात्रा वृत्तांत में चाहे वो मौर्य साम्राज्य की बातों की बात करें या फिर जो है कि आपके भारतीय समाज की बात करें, जिसमें मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया, जिसमें उन्होंने दार्शनिक बताया और उन्होंने जो है कि अलग अलग जो ग्रुप बताए समाज के, इस समाज में 7 वर्ग मिलते हैं देखने को। और जो अरब यात्री आते थे जैसे सुलेमान अल मसूदी, अल बर्नी ने तो तहकीक हिंद या भारत की खोज नाम की एक पुस्तक लिखी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये सारे आपके जो स्रोत हो जाएंगे, ये जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आ जाएंगे। और बाकी आपने धार्मिक साहित्य को समझ लिया
गया। और टोटल अगर आप देखेंगे कि निष्कर्ष के रूप में आप क्या देख पाते हैं, निष्कर्ष के रूप में आप ये देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों की संख्या तो बहुत अधिक है, पुरातात्विक स्रोतों की संख्या सीमित है, क्योंकि वो सिक्के, बहुत ज़्यादा सिक्के देखने को तो नहीं मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे कि कुछ भवन हो गए, महल हो गए, कोई स्तूप देखने को मिल गया, या कोई खंडहर देखने को मिल गया, या कोई जो है कि सिक्के देखने को मिल गए। लेकिन अपेक्षाकृत यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें जो स्रोत होते हैं, इनमें जो तथ्य होते हैं, उनमें परिवर्तन करने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। अब मान लीजिए कोई तांबे का सिक्का है, कोई आपका जो है कि शीशे का सिक्का है जो सातवाहन शासन काल में चलाया जाता था, आप उसको परिवर्तित तो नहीं कर सकते, ना आप उस सिक्के के नेचर को बदल सकते। बहुत करेंगे तो आप उस सिक्के को जो है कि चुरा दीजिए, या उसको जो है कि जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। लेकिन जो हमारे इतिहासकार जो खनन करता है, जो इतिहास की तह में जाकर जो है कि रिसर्च कर रहे हैं, तो वो इन स्रोतों से ये पता लगाएंगे कि सातवाहन शासन काल में किस समय का है। वो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मौर्य काल का है कि नहीं है, वो तो उस पर रिसर्च की जाएगी। तो आप देखोगे कि पुरातात्विक स्रोत सत्य को ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा। लेकिन साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं क्या हैं और पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है। देखिए थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। देखिए आज पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं रखेंगे, लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको एक बेसिक समझ हो सके किस तरीके से हमें नोट्स के माध्यम से आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और साथ ही साथ बीच में आपको टेस्ट पेपर भी हफ्ते में 2-2, 3-3 जो दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी, सभी चीज़ें हम लोग रेगुलर अब कंटिन्यूअस करेंगे। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए उम्मीद यही है कि जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल तथ्य है कि इस बार 2023 में नोटिफिकेशन जरूर आएगा। इसके लिए आप लोग अगर अभी से तैयार नहीं रहेंगे, तो जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हमने टेस्ट सीरीज नहीं की, किताबें नहीं पढ़ पाए, समय कम था, तो प्रीलिम्स में चूक गए, तो ऐसी गलती प्लीज़ मेरे दोस्तों आरो मत करना। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 25 के करीब सिलेक्शन हुए हमारे चैनल के माध्यम से, लोगों के प्रीलिम्स निकले हैं, मैंने इस पे भी आपको एक वीडियो बना के प्रूफ के साथ बताया था, मेल वगैरह पे भी लोगों ने अपने नंबर बताए हैं, टेलीग्राम पे बताए हैं। तो मैं चाहूँगा कि यूपी आरो में भी लगभग जो है कि 100 से अधिक लोगों का जो है कि प्रीलिम्स तो जरूर ग्लैंस एकेडमी से निकलना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी और आपके लिए बेहद खुशी की बात होगी, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हमें कुछ नहीं मिलना है। चलिए शुरू करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की हम सीमाओं की बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां सभी प्रकार की पीडीएफ्स वगैरह सभी अपडेट्स अवेलेबल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य क्या होते हैं, पूर्वाग्रह युक्त होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है धर्म का। अब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सामने वाले धर्म से नीचा तो नहीं दिखाएगा, चाहे उसमें कोई बात सच हो या फिर वो भ्रम हो, लेकिन पूर्वाग्रह युक्त होता है कि भाई हमारा जो है कि धर्म बहुत अच्छा है, सामने वाले का धर्म बहुत खराब है। तो इसलिए साहित्यिक स्रोतों पर थोड़ी सी विश्वास या प्रामाणिकता कम मानी जाती है। वहीं अतिशयोक्ति वर्णन इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यह दरबारी लेखन से युक्त था, इसीलिए राजा के कह सकते हो कि राजा की प्रासंगिकता में या राजा की जो है कि तारीफ करने के रूप में तथ्यों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। तो दरबारी लेखन दरबार में बैठ के लिखे जाते थे कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा, तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं दरबारी लेखन, जैसे आपने जो धर्मनिरपेक्ष देखा, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या होगा, कौटिल्य क्या करेगा, अपने राजा चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषता ज़्यादा बताएगा। मेगास्थनीज में ने इंडिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिसका वास्तविक रूप से कोई लेन देन ही नहीं था। तो दरबारी लेखन होने की वजह से अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ फैक्ट भी बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते थे। तिथि क्रम का अभाव देखने को मैक्सिमम मिला है, इसमें यह क्लियर ही नहीं है कि किस समय की कौन सी पुस्तक लिखी गई है। मैक्सिमम पुस्तकों में यही है, मैक्सिमम स्रोतों में यही देखने को मिला है। तो तिथि क्रम का अभाव है, या कोई जानकारी या कोई घटना बाद के समय में लिखी जा रही है 100-200 साल पहले, तो उसको क्या करके लिखा गया है कि लगभग 100 साल पहले, एक्चुअल डेट नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में यह काम हुआ। अब लगभग में आप 20 से 25 साल आगे पीछे भी तो जा सकते हो, तो लगभग करके लिखा जाता है। वहीं क्षेत्रीय भावनाओं से युक्त था, जैसे कल्हड़ ने जो कश्मीर निवासी होने के साथ राजतरंगिणी में पूरा का पूरा कश्मीर का ही इतिहास लिखा, पूरे भारत को इग्नोर कर दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, जो
प्राचीन भारत में भारत का हिस्सा हुआ करते थे उनकी कोई जानकारी नहीं है, केवल छोटे से एक क्षेत्र कश्मीर की ही बस जानकारी रखी। तो इसमें आप देखोगे क्षेत्रीय भावना से युक्त होते हैं, एक राष्ट्रीयता का परिचय देखने को नहीं मिल पाता है। पूर्व की घटना का वर्णन जब आगे परिवर्ती काल में किया जाता है तो इसमें तथ्यों में अस्पष्टता भी आ जाती है, तिथि क्रमों में भी अस्पष्टता देखने को मिलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत की सीमाएं हैं। अब मेंस में एक प्रश्न दे देता है इस तरीके से कि साहित्यिक स्रोतों की कौन सी एक कमी मानी जाती है, तो 4 ऑप्शन में 3 पॉजिटिव दे देगा और एक इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा जो आपको बताना है कि हाँ यही एक साहित्यिक स्रोतों की कमी मानी जाती है। वहीं पुरातात्विक स्रोतों का महत्व अगर हम देखें तो साहित्यिक स्रोत की सीमाएं यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से साहित्यिक स्रोत पे जो सीमाएं लगती हैं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तिथि क्रम का स्पष्ट अंकन होता है। आप चाहे अशोक के अभिलेख देख लो या आप रुद्रदामन के अभिलेख देखो, समुद्रगुप्त के देखो, यानी आप चाहे गुप्त काल के देखो, मौर्य काल के देखो, मौर्योत्तर काल के देखो, दक्षिण भारत के देखो, कहीं के भी अभिलेख, पुरातत्व, सिक्के, मंदिर या मूर्ति कला आप देखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं तिथियों का स्पष्ट अंकन देखने को मिलता है। प्रमाणिकता के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभिलेख देख सकते हैं, सिक्के देख सकते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है, या प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में वो केवल समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से उस राजा की जानकारी, उसकी उपलब्धियां, उसके विजय अभियान, सभी चीज़ों का डिटेल से वर्णन किया गया है। इसमें फेरबदल की संभावना नहीं होती है परवर्ती काल में भी। आगे चलकर भी अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपने ये प्रश्न पढ़ा भी है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बाद जहांगीर की भी वर्णन मिलते हैं, अशोक की रानी करुवाकी का भी जिक्र मिलता है, तमाम लोगों का मिलता है। तो क्या जहांगीर के काल में जब इस तथ्य को लिखा जा रहा था, जहांगीर की उपलब्धियों के बारे में कुछ लिखा जा रहा था, तो क्या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को मिटा दिया गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पत्थर पे जो लाइन खींच दी गई है लिखते समय, वो लाइन अब नहीं मिट सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगे के समय में भी, बढ़ते युग में भी अगर कोई जानकारी उसमें हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, फेरबदल की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। तो आइए अब हम स्रोतों की कहानी से आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास का हम वर्गीकरण करेंगे जो सामान्यतः लिपि और लेखन के आधार पर होता है। 3 प्रकार के हमारे सामने इतिहास देखने को मिलता है। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग हिस्टोरिकल कहते हैं। तो सामान्यतः हम लोग किस आधार पर विभाजित करते हैं, लिपि या लेखन के आधार पर ही तो विभाजित करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको उदाहरण भी बताऊंगा कि कौन से युग में लिपि और लेखन का विकास हुआ था और किस युग में लिपि और लेखन का विकास नहीं हुआ था, तो यह भी हम लोग समझेंगे। देखते हैं फिर यहाँ पर। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इस समय लिपि का विकास नहीं था, कोई भी लिपि नहीं थी और सामान्यतः शिकारी जीवन युक्त था। मतलब जो जीवन था वो शिकार युक्त था, यानी यहाँ पर लोग शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। कोई खेती या कोई कृषि जैसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर, न ही कोई लिपि थी न कोई लेखन था। लेकिन बोली तो रही होगी, क्योंकि किसी भी युग में चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, एक बोली का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से उससे संबंधित जो जानवर होते हैं वो उनके अर्थों को समझ पाते हैं। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होगे कि सर क्या बोल रहे हैं। भले मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको टैबलेट में या जो है कि अपने पीसी में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप सुन पा रहे हो। तो बोलने का क्रम तो आजीवन से रहा है। जब से मनुष्य पैदा हुआ, जानवर पैदा हुए, जंतु पैदा हुए, तब से आवाज़ यानी ध्वनि तो थी, बोलने की प्रक्रिया तो थी, लेकिन उसे सही भाषा में लिखने की प्रक्रिया नहीं थी, अर्थात लिपि नहीं थी, बोली थी। तो ये ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रागैतिहासिक काल में लिपि के साथ बोली का भी विकास नहीं था, तो कहोगे कि नहीं, यह बात गलत है। केवल लिपि का विकास नहीं था दोस्तों, बोली का विकास तो जब से जंतु का विकास हुआ, जंतु का जन्म हुआ, तब से बोली का विकास भी है, क्योंकि बोली में ध्वनि देखने को मिलती है और ध्वनि का विकास आदिकाल से रहा है। हमारे ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि बहुत पहले से ही ध्वनि का विकास रहा है। और अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो पाषाण काल को आप देख सकते हैं, स्टोन एज में, जो सामान्यतः शिकारी जीवन युक्त हुआ करता था। लिपि का कोई विकास नहीं था, अधनंगे फकीरों की तरह लोग घूमते थे और जिसको मिला जो खाने को मार के खा पी के पेट भर के अपना मस्त खटिया डाल के सो रहा है। तो ये स्थिति हुआ करती थी प्री हिस्टोरिक में। उसके बाद समाज थोड़ा सा और डेवलप होने की कंडीशन में आगे बढ़ा तो आद्य ऐतिहासिक काल में आया। यहाँ पर लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे हड़प्पा काल को अगर आप देखोगे तो पाषाण युग से आगे के क्रम में ये बढ़ती है व्यवस्था, और यहाँ पे चित्रात्मक लिपि, जो चित्रों के माध्यम से
अक्षरों के माध्यम से बताई गई है, जिसमें मछली का चित्र जो है कि सबसे प्रमुख है। मछली का प्रयोग बहुत किया गया चित्रों में, लेकिन उस चित्र का अर्थ क्या निकलना चाह रहा है, उसकी भाषा क्या कहती है, उस लिपि में क्या लिखा गया है, यह अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। हमारे इतिहासकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कब इसकी भाषा पढ़ी जाए तो शायद एक नया राज खुल के आएगा, नई एक सभ्यता का विकास देखने को मिलेगा। जिस हड़प्पा सभ्यता को आज हम इतना विकसित समझते हैं, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा विकसित अवस्था में हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, समय के साथ इसमें पता चलेगा। अब दूसरा क्या है कि लिपि तो नहीं, किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसा किया कि परवर्ती काल के लोगों को आसानी से समझ में आया। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का जो प्रदर्शन कर रहे थे आर्य लोग। आर्य का मतलब क्या हो गया, जो श्रेष्ठ होते हैं। चाहे वो हड़प्पा काल में देख लीजिए या हड़प्पा के आगे जो ताम्रपाषाण युग आता है, मतलब हड़प्पा के आगे जो आपका वैदिक सभ्यता आती है या महाजनपद काल आते हैं, तो इसमें आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन इस तरीके से किया था। यहाँ पे कोई चीज़ लिख नहीं रहे थे वो लोग। मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग बताया स्रोतों में कि वो श्रुतियों के आधार पर चल रहे थे, चीज़ों को बस सुनते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ज्ञान को क्या कर रहे थे, हस्तांतरण कर रहे थे, कहीं लिख नहीं रहे थे किसी चीज़ को। लेकिन इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन का प्रदर्शन किया कि आगे के लोगों ने, परिवर्ती काल के लोगों ने इस चीज़ को समझा और क्या किया, उसको बाद में वेदों के रूप में संकलित किया। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे वैदिक काल इसमें आता है, इसके बारे में वेद में लिखा, अर्थात वेद श्रवण पे आधारित था। इसके बारे में वेद में लिखा गया है, लेकिन वेद क्या थे, श्रवण पे आधारित थे, लिपि आधारित नहीं थे, केवल वेदों को सुनते हुए लिखा गया है। अर्थात वेद को आगे की पीढ़ी में लिखा गया ऐतिहासिक काल में, जब लेखन शैली का विकास किया गया इस वाले काल में। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि वेदों को जो लिखने की बात हो रही है वो ऐतिहासिक काल में लिखा गया है, और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्यिक स्रोतों की जो प्रासंगिकता होती है, महत्व होता है, वो पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि समय के साथ इसमें तिथियों का बदलाव होगा, तथ्यों का बदलाव होगा, ज्ञान का बदलाव होगा, तो हो सकता है वास्तविकता से थोड़ा सा परे हो जाए ये सब चीज़ें। और जब खाद्य उत्पादक यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो इसमें हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल आता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको लिपि तो नहीं मिली देखने को, कह सकते हो आद्य ऐतिहासिक काल में। अब बात आती है एकदम आखिरी वाले पॉइंट की, जिसमें हम हिस्टोरिकल कहते हैं, हिस्टोरिकल जिसको हम कहते हैं 600 BC, यानी कि 600 BC से शुरू होता है, जिसमें बुद्ध काल आता है, यानी कि बौद्ध धर्म का विकास होता है। महाजनपद काल होते हैं, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से 8 महाजनपद मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में। उन 8 महाजनपद के बारे में जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए, राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, राजा के बारे में पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने उन 8 महाजनपदों में क्या क्या अपना योगदान दिया। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं हर बार यूपी के मेंस में और प्रीलिम्स में भी। तो आप देखोगे ऐतिहासिक काल में लिपि थी, लेखन था, इन सभी प्रणाली का विकास हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि फिर इसी तरीके से आप शुरू करते हैं कि प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है, जैसे 600 BC से लेकर 712 AD, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। और फिर मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है 712 AD से लेकर 1707, जब अंग्रेजों का जो है कि शुरू हो जाता है यहाँ पर व्यापारिक कंपनी के साथ राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप करना। और फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं, भारत की आज़ादी तक। तो आप देखोगे इन तीनों ही क्रम में हमें लिपि को देखने का विकास मिलता है। यहाँ पे लिपि को पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है, हर चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐतिहासिक काल हमने किस तरीके से सीखा। तो आप एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल में आप मुख्य रूप से पाषाण काल को रखेंगे, चाहे वो पुरापाषाण हो, नवपाषाण हो, मध्य पाषाण हो, ये सभी। आद्य ऐतिहासिक काल में जिसमें लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो इसमें हड़प्पा काल को रख सकते हैं आप, वैदिक काल को रख सकते हैं, ताम्रपाषाण काल को भी आप इसमें रख सकते हैं। और हिस्टोरिकल बात करेंगे ऐतिहासिक की, जो 600 BC से शुरू होता है, जिसमें बुद्ध काल, महाजनपद, जहाँ पे आपका लिपि और लेखन का विकास हो चुका था। तो इस तरीके से आपको 3-4 एग्जाम्पल मिल गए हैं। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। किसको हम शुरू करेंगे? प्रागैतिहासिक काल में, जिसमें हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। और यहाँ से बस उनमें मेन चीज़ों को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कि जिससे प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न आपको आसानी से करने में समझ में आए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज इन क्लास का आप रिवीजन करिएगा कि स्रोतों के बारे में, कैसे हमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष स्रोतों में अंतर करना है, पुरातात्विक स्रोत की क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या इसका महत्व है, और साथ ही साथ हमने जो इतिहास का विभाजन किया लिपि और लेखन के आधार पे, इनको भी आप लोग रिवीजन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अब ये क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी
कोशिश की जाएगी अभी शाम में ही रहेगा, एक हफ्ते बाद जो है कि मॉर्निंग में कर दिया जाएगा इसको, लेकिन अभी आपको शाम में ही ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भरोसा रखिए इस बार 3 महीने में जो है कि सारे शॉर्ट नोट्स को कवर कर लिया जाएगा, सारे जो है कि टॉपर्स कॉपी को कवर किया जाएगा और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।